हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 42। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सारे पार्ट्स को देख लिया होगा, लगभग मैंने सारे टॉपिक्स को क्लियर करा दिया। अगर आप एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस है वो सारे के सारे मैं टाइप्स क्लियर करा चुका हूँ। तो अगर आप सारे वीडियो को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम्स में बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो आपको ये बताना कि दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए कैसे करते हैं। उस कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में किया जा रहा है, यानी फ्रेंड्स 1/4 भाग जो है वो कितना दिन में किया जा रहा है, 10 दिन में किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस कार्य का टोटल करने में कितना लगेगा, 10 चौका 40। ठीक है, 40 दिन में करेगा। कौन करेगा, तो ये कार्य करेगा फ्रेंड्स, ये जो है वो 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है। क्लियर, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि क्रॉस में किया जाता है कोई, यानी कि कुल कार्य को निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से बी को अगर देखें तो 1/3 भाग जो वो 20 दिन में कर रहा था, तो टोटल उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 20 तिहाई 60 दिन में। ये कह सकते हैं। अब आपको पता है कि दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 40 और 60 का एलसीएम 120 हो जाता है। 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12, यानी फ्रेंड्स इन दोनों की इफिशियंसी निकल गई। जब आपके पास इफिशियंसी निकल जाती है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों मिलकर के साथ काम करें, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के करेंगे तो टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क होता है और इनकी इफिशियंसी को जोड़ करके भाग कर देंगे। यानी कि 120/5, 24 बच्चे 120 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दोनों मिलकर के उस कार्य को करेंगे तो 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि हमारा जो मार्केट प्राइस था वो 100 रुपये। ठीक है, मार्केट प्राइस 100 रुपये ये मानकर चलते हैं और इस पर ये 10% का डिस्काउंट देता है, यानी कि हमारा जो अब ओरिजिनल मार्केट प्राइस हो जाएगा वो 10% डिस्काउंट देने के बाद 90 बचेगा। अब आगे ये कह रहा है कि उसे 17% के लाभ कमाने के लिए, यानी फ्रेंड्स मार्केट प्राइस 100 था, वो 17% के लाभ कमाना चाहता है, यानी कि इससे 17% ज़्यादा 117। क्लियर, ये कह सकते हैं कि 117। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, 17% लाभ कमाने के लिए लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, अब जो हमारा ये इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना है, कितना रुपया अधिक बढ़ा, तो ये कह सकते हैं कि 90 रुपया, तो 90 रुपया उसने मार्केट प्राइस फिक्स किया 10% डिस्काउंट देने के बाद, तो 90 से 117 यानी कि 27 का अंतर है। और कितना पे यहाँ में परसेंट निकाला है, तो पुराने वाले नीचे रखेंगे और 100 आपका गुना हो जाता है। अब इसको कटाकर देखिए, ये 0 से 0 और 9 तिया 27, यानी ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 30% उधर ज़्यादा करना होगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन आप देख सकते हैं 30 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC बी पर समकोण बनाता है। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। ABC एक त्रिभुज हो गया, ए बी और सी बी पे समकोण बनाता है, तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया। और आपके पास दिया गया फ्रेंड्स AB = 6 यूनिट के बराबर दिया गया, तो हमसे पूछा गया, और यहाँ पे कोण सी भी दिया गया, कोण सी = 30 डिग्री के बराबर है। तो हमसे ये पूछा कि AC की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप तो 2 थीटा आपके पास दी गई, तो दोनों में से किसी का भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 30 डिग्री को लेकर चलते हैं। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, यानी कि लंब और हमें कर्ण निकालना है। तो ये कह सकते हैं कि साइन में चले तो साइन लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन 30 डिग्री में हम चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, लंब बटा कर्ण, यानी कि 6/x लिख सकते हैं। और साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो ये आपका 6/x। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x = 6 दूना 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी किया जा सकता है या फिर आप इसको कॉन्सेप्ट मेथड से भी बना सकते हैं, अगर कोई वैल्यू को पुट करके। ठीक है, यानी कि अगर वैल्यू को मानना चाहें कि व्यास अगर हम कुछ मान ले, वहाँ पर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वैसा करने से आपको कोई फायदा नहीं है, बस टाइम वेस्ट होगा। उसके लिए एक छोटा सा तरीका होता है, आप इसको ट्रिक कह सकते हैं, आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कहने का मतलब ये होता है, अगर वृत्त की बात की जा रही हो और उसकी त्रिज्या
उसकी त्रिज्या या फिर उसके व्यास, ध्यान से समझ लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। उसके त्रिज्या या फिर उसके व्यास में कोई भी प्रतिशत की वृद्धि, यानी कि अगर n गुना किया जाता हो, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, n गुना किया जाता हो तो उसकी जो परिधि होगी, ठीक है फ्रेंड्स, परिधि कह सकते हैं या फिर उसका परिमाप कह सकते हैं। परिधि या फिर उसका परिमाप जो बढ़ेगा वो क्या होगा, कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वो भी n गुना ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, त्रिज्या और या फिर उसका व्यास अगर n गुना n प्रतिशत बढ़ाया जाए तो उसकी परिधि और उसका व्यास जो होगा वो उसके परिमाप वो भी आपका n गुना ही बढ़ेगा, n प्रतिशत ही बढ़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर क्षेत्रफल बोल देता कि अगर व्यास उसका बढ़ाया जाता है n प्रतिशत तो या फिर n गुना, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल जो बढ़ेगा फ्रेंड्स वो आपका n स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, उसका जो व्यास था यानी कि जो डायमीटर है वो 75% बढ़ाया जा रहा है, तो उसका परिमाप पूछ रहा है कि परिधि कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि उतना ही बढ़ता है, तो ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 75%, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसका जो पेरीमीटर बढ़ेगा वो 75% बढ़ जाएगा। अगर यहीं पे क्षेत्रफल इसका पूछा था तो हम n स्क्वायर करते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, 75%, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। क्लियर, किसी भी तरह से आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि x प्लस 1 में x इक्वल टू 1 के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। पहले हमारे पास दिया क्या है, x अपॉन में 1/x इक्वल टू 1, और हमसे दिया गया फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1, और अपॉन में हमसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे तो ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले जो आपके पास दिया गया इसको आप थोड़ा सा तोड़ लीजिए। कह सकते हैं कि इसका एलसीएम लेकर के तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और राइट साइड में आपका x के बराबर हो जाता है। कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। जब ये आपके पास इस तरह से आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अब इसको हम कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा इसको सजा करके लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 + 7x लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका दिया भी गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू x के बराबर है और पहले से 3x इसमें था। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू x रख देते हैं और 7x पहले से था। तो अब देखिए 3 और 1 4x, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 7x 8x। तो x से खत्म, 4 दूना 8, 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। और भी अधिक अलजेब्रा के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, एडवांस के क्वेश्न देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की लिंक मिल जाएगी। अलजेब्रा के क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ज्योमेट्री आप देख सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्टेशन से गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, चाल पर एक स्टेशन से गुजरती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक सामने से गुजरने में उसे कितना, एक व्यक्ति के सामने से गुजरने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी होती है। जब भी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म से क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ट्रेन किसे पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है या फिर उस किसी पुल को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो फिलहाल यहाँ पे जो बात की गई है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति को पार कर रही है, ये व्यक्ति के सामने से गुजरती है, तो उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं होता। अगर पुल को पार करे या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो वहाँ पे लेंथ जोड़ा जाता है, लेकिन आदमी के कंडीशन या फिर किसी पुल के कंडीशन, खंबे के कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी हमारे पास कितना है, ट्रेन की लंबाई ही खुद उसकी दूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 120 मीटर लंबाई हो गया और हमें चाल पता है। चाल जो है वो किलोमीटर पर घंटा में दिया गया और ऊपर में मीटर में था। इसको हम क्या करेंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो आपको पता है फ्रेंड्स, किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में जाने के लिए क्या कहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं 5/18 से फ्रेंड्स गुना करते हैं। ठीक है, 5/18 से करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही करेंगे 5/18, नीचे 18 आपका ऊपर में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 18 × 54 और देखिए 5 × 15 × 8 20 से। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि टी की जो वैल्यू होगी वो 8 सेकेंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 300 से 500 के बीच 7 से गुणज के सभी संख्या ज्ञात करें। यानी कि 7 से गुणज होने वाले, 7 से कटने वाले वो सभी संख्या आपको बताने की जो 300 से लेकर के 500 के बीच हो। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, हमें जो
नंबर पता करना है कि 300 से लेकर के, यानी फ्रेंड्स 300 से लेकर के 500 के बीच में, इनके बीच में के जो नंबर होंगे वो 7 से कटने वाले कितने नंबर हैं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 300 के बाद वो कौन सा नंबर होगा जो 7 से कटेगा। तो आप इसको देखोगे तो ये सबसे पहले इसको 7 से भाग करके देखो। 7 से भाग करेंगे तो देखिए बहुत सिंपल तरीका होता है, कुछ नहीं पता आपको करना है तो यहाँ पे देखिए 7 से भाग करेंगे तो 7 चौका 28 और आपके पास कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, यानी कि 1 चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि 301 पहला नंबर हमारा हो गया। जब 7 से कटने वाला होगा तो इसका जस्ट बाद जो होगा वो 308 होगा। इसी तरह से सीरीज बढ़ेगा, लेकिन 500 से नीचे आना होगा क्योंकि इसके बीच बोला गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा हमेशा, क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि पूछ देगा कि 300 से लेकर के 500 तक, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होता है। 500 अगर कटने वाला होगा तो वो तो सही है, लेकिन नहीं कटने वाला तो उससे पहले जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होता है। क्लियर। तो 500 से बीच में बोला है तो हम यहाँ पे 500 से पहले अगर जाएंगे तो 499 होगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि 499 7 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 7 से इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो 7 से कटाएंगे तो 7 से तो 49 कटेगा, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो नंबर होगा वो 497 होगा। क्लियर। आपको समझ में आ गया कि मैंने ये कैसे किया। तो सबसे पहले आप इसको छोटा सा नंबर आप लिख लो 499। अब इसको 7 से डिवाइड करके देखो कि क्या होगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, लेकिन 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर कम होना चाहिए था। तो हमारा 2 नंबर क्या होगा, 497 बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि ये 7 से कटेगा। अब आपके पास सीरीज बन गई जो कि एपी के फॉर्म में। क्लियर फ्रेंड्स। यानी कि ए का जो मतलब हुआ वो 301 है पहला टर्म्स, और डी आपका जो कितना है वो डी तो आपका 7 होगा ही क्योंकि 7 से कटा रहा है, और अंतिम टर्म्स जो आपका टी एन है वो कितना हो गया 497। आई होप कि आपने हमारे पहले की वीडियो देखी होगी, तब आपको पता चल रहा होगा कि एपी का जो रूल होता है वो क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब देखिए आपके पास एन निकालना है कि इनके बीच में टोटल कितनी संख्या है जो कि 7 से कटेगा। तो चलिए कैसे निकालते हैं। तो टी एन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर फ्रेंड्स। टी एन का मतलब लास्ट वाला पद, तो 497 लास्ट वाला पद हो गया। ए का मतलब सबसे पहला टर्म्स तो 301, एन हमें निकालना है -1, और डी का मतलब जो कि आपका दोनों के बीच का अंतर, 2 टर्म्स के बीच का अंतर 7। क्लियर। इसको आप यहाँ पे घटाओगे तो 497 से 301 जाएगा, तो ए आपका बचेगा 196, और 7 नीचे आएगा डिवाइड में, यानी कि n-1 इधर आपका बच जाता है। इसको आप घटाओगे तो देखिए 7 दूना 14, और ये आपका 5 7 बटे 56, यानी फ्रेंड्स 28 बार में ये कटेगा, और राइट साइड में आपका n-1। तो ये कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू होगी 28 + 1 = 29। ठीक है फ्रेंड्स। यानी आप ये कह सकते हैं कि 301 से लेकर के 497 के बीच टोटल 29 जो संख्या है वो 7 से कटेंगी। क्लियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि x + y = 4 के बराबर दिया गया, और 1/x + 1/y = 4 के बराबर दिया गया। तो हमसे पूछा है कि x³ + y³ की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसका फॉर्मूला हम लिखें x³ AQ + BQ का फॉर्मूला होता है क्या, a + b का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू में आपका हो जाएगा a प्लस में b। ये कुछ फार्मूला होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स वाई तो हमें दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे, एक्स वाई निकल जाएगा। इन दोनों कैल्शियम एक्स वाई हो जाता है, और ऊपर में आपका एक्स और वाई = 4 के बराबर, और ऊपर में x + y की वैल्यू ऑलरेडी 4 दी गई थी। तो ये कह सकते हैं कि 4/xy = 4। तो 4 से 4 कटेगा, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 के बराबर आ गई। अब बस हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेंगे सबका मान पुट करके। x + y की वैल्यू 4 दी गई थी, तो 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 3xy का मतलब 1 है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि x + y की जो वैल्यू कितना है हमारे पास 4 है। तो देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 64, और ये आपका 4 थी 12, तो 64 में से 12 गया तो कितना होगा, 64 में से 12 आपका 52। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया, लॉग दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, log बेस 2 दिया गया और 64 पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स जो भी आपके बेस में रहता उसको कोशिश करना होता है जो हमारे पास है उसको हम बेस के फॉर्म में करें। यानी कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, 2, और आपको क्या होगा ना कि 64 को 2 के फॉर्म में लिखना होगा। तो 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 64 होगा। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था, log m के पावर n होता है, तो क्या होता है n × log m हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखिए फ्रेंड log 2 के पावर 6 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log 6 log बेस तो 2 है, आपका 2 हो जाएगा।
क्योंकि पावर में जो होता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, जस्ट इसके तरह आप देख सकते हैं लॉग एम के पावर एन, तो आपका स्टार्टिंग में एन आ जाएगा, लॉग एम होगा। क्लियर। अब देखिए जब बेस भी सेम हो यानी कि दोनों ये सेम होता है, बेस आपका 2 और ऊपर में 2, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर हो जाता है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ को याद रखेंगे। इस तरह से अगर दिखा गया तो भी आपका 1 होगा, लॉग 10 के पावर 10 इंटू 10 लिखा होगा तो इसका मतलब ये, यानी ये कह सकते हैं कि जो आपका बेस होता है इस फॉर्म में हो तो आपका 1 होता है। यानी कि ये आपका फॉर्मूला याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल होते हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि लॉग इसी बेस्ड पे फॉर्म होता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है। नाव के बहाव विपरीत चले यदि नदी के बहाव के विपरीत दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नदी के बहाव के साथ चलती है तो 3 घंटे का समय लगता है, और उसी दूरी को अगर विपरीत दिशा में चलती है तो 9 घंटे का समय लेता है। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा का वेग क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आपके पास तो दूरी सेम है, क्योंकि दूरी तो आपके पास ये बोला गया कि दोनों तरफ उतना ही हमें चलना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि पहला जो डिस्टेंस यानी कि डी इक्वल टू क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल हम ये मान सकते हैं फ्रेंड्स कि जो शांत जल में नाव की चाल जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, और धारा के विपरीत दिशा में नहीं जा रहे, धारा के साथ अगर जाते हैं तो धारा नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग हम वाई मान लेते हैं। क्लियर। तो ये आपका कितना हो गया, दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी कि फ्रेंड्स समय आपका 3 घंटे हो जाता। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम यहाँ पे वो करेंगे, ये आपका धारा के साथ हो गया। ठीक है। अब धारा के विपरीत दिशा में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, शांत जल में नाव की चाल आपका था 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया था, और हम धारा की चाल को वाई घटाएंगे, क्योंकि विपरीत होता है तो घटा लेते हैं। और इस कंडीशन में हमें टाइम कितना लगता है, 9 घंटे का टाइम लग रहा है। तो दोनों कंडीशन में तो डी आपका बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों कंडीशन में डी बराबर है तो इन दोनों इक्वेशन का भी बराबर कर सकते हैं। तो 4 प्लस वाई इक्वल मल्टीप्लाई में 3, और राइट साइड में आपका 4 माइनस वाई इंटू में 9। क्लियर। यहाँ से 3 से इसको 3 घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस वाई इक्वल टू फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 3 12 और माइनस में 3y। 3y को इधर लाएंगे तो कितना होगा, 4y इक्वल टू 12 माइनस 4, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 8 होगा। यानी कि y की इक्वल टू अपन वैल्यू निकालेंगे तो 8/4, तो 2 करेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर आपका जो धारा का चाल है वो कितना होगा, धारा का चाल बहाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फिलहाल हम लोगों ने मैथ्स के 10 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, अगर आपने कुछ अच्छा सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2005, ठीक है, 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार था यानी कि मंडे था, तो आपको ये बताना है कि 31 दिसंबर 2005 में कौन सा दिन होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ रूल फॉलो करते हैं। अगर साल नॉर्मल हो, ठीक है, नॉर्मल साल हो, लीप ईयर नहीं लगता हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर साल का पहला दिन जो होता है वही साल का अंतिम दिन भी होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। यानी कि 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2005 को लास्ट दिन, उसी साल का लास्ट दिन जो होगा वो भी आपका मंडे ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब शर्त ये होना चाहिए कि दोनों का साल सेम होना चाहिए, यानी कि लीप ईयर्स नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ए एम के दक्षिण पूरब में स्थित है। तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि ए जो है एम के दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब होता क्या, पहले तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है, उत्तर ऊपर में नॉर्थ, नीचे में आपका साउथ, राइट हैंड जो हमारा होता है ईस्ट, और लेफ्ट हैंड होता है वेस्ट। तो कह रहा है क्या, ए एम के दक्षिण पूरब, तो दक्षिण और पूरब ये हुआ कुछ इस तरह से होगा। यानी कि कह सकते हैं कि ए जो है वो यहाँ पे, एम जो होगा यहाँ पे होगा, इस तरह से हो गया, क्योंकि ये बीच में पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ए यहाँ पे, एम यहाँ पे होगा। आगे क्या कह रहा है कि ए जो है, सॉरी, एन ए के उत्तर में, एन ए के उत्तर में, एन हाँ एन जो है ना, एन ए के उत्तर में, तो इसका उत्तर यही तो हुआ, ऊपर में उत्तर, नीचे हम इसका जो होगा वो साउथ हो जाता, तो इसका एन उत्तर में हो गया। तो बस आपसे ये पूछा रहा है कि एम एन से किस दिशा में, एम जो होगा ये एन से किस दिशा में। तो कह सकते हैं कि एम जो है वो एन से पश्चिम में स्थित है, यानी कि वेस्ट में स्थित है। देख सकते हैं इस तरह से वेस्ट में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, पश्चिम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बंदर एक 20 फीट के ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है, 1 मिनट में 4 फीट छलांग लगाता है। ध्यान से समझिएगा,
उसे टोटल चढ़ना कितना है 20 फीट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि 20 फीट उसे चढ़ना है। लेकिन क्या करते हैं कि जब 1 मिनट में वो क्या करता है कि 4 फीट का छलांग लगाता है। ठीक है, 4 फीट का छलांग लगाता है। सिर्फ आपके साथ ये बोला गया कि 1 मिनट में 4 फीट का छलांग लगाता है, किंतु 2 फीट फिसल जाता है। तो ये कह सकते हैं कि 2 फीट फिसलने के बाद वो 1 मिनट में ही कितना चढ़ा होगा, वो 2 फीट की चढ़ाई की। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट में 2 फीट की चढ़ाई की। अगर आपके पास यहाँ पे टाइम दिया रहता है कि 1 मिनट में 4 फीट वो उसकी छलांग लगाता है और अगले मिनट में वो 2 फीट फिसल जाता है, तो वहाँ पे हम 2 मिनट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम सिर्फ वही बात की थी, कोई और टाइम नहीं दिया गया था। तो ये कह सकते हैं कि जो भी घटनाएं हो रही हैं वो 1 मिनट के अंतर्गत ही कंप्लीट हो जा रहा है कि 2 फीट का छलांग वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आगे ये पूछा है कि फ्रेंड्स उस खंबे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। आप ये बताइएगा फ्रेंड्स कि अगर हम इसके नज़दीक जाएं, पहले तो 4 फीट और लास्ट में कंप्लीट करना है, तो पहले आपका क्या करना है कि इसमें से 4 घटा लो, यानी हमें देखना होगा कि 16 फीट कंप्लीट कितने देर में करेगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा कि मैंने 4 फीट क्यों घटा, क्योंकि लास्ट में जो 4 फीट होगा वहाँ पे वो फिसलेगा नहीं, क्योंकि वो खंबे पे पकड़ लेगा तो वो फिसलेगा नहीं। क्लियर, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ओरिजिनल दिया रहता है उसमें से आप ऑलरेडी घटा लो, जितना भी छलांग लगाता है उसको घटा लो। तो 20 में से मैंने 4 घटा ली, तो 16 फीट उसको चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो ये कह सकते हैं 8 से मल्टीप्लाई किया गया, तो हम यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 8 मिनट में वो क्या करेगा कि 16 फीट चढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 मिनट में वो 16 फीट जब चढ़ जाएगा तो अगला जो 1 मिनट होगा, अगला अभी शेष उसे 4 मिनट चढ़ना था, क्योंकि 4 फीट चढ़ना था, क्योंकि 20 फीट कंप्लीट करना है ना। तो 1 मिनट में अगला वो क्या करेगा, जब अगला वो छलांग लगाएगा तो 1 मिनट अगला जो छलांग लगाएगा वो 4 फीट इस पर चढ़ के उस समय फिसलेगा नहीं, क्योंकि उस समय उस खंबे के चोटी पे पहुंच जाएगा, तो वहाँ पे वो इजीली पकड़ सकता है। तो ये कह सकते हैं कि टोटल उसको टाइम लगेगा 9 मिनट कंप्लीट करने में 20 फीट को। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, हम लोग यहाँ पे कैसे किस तरह से कैलकुलेशन किए हुए हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था, तो चलिए सबसे पहले तो हम आज समझ लेते हैं ये क्या है। ये हमारा आज का दिन हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, टुडे हम इसको मान के चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था, यानी कि ये कल था, बीता हुआ कल, और ये परसों हो गया। ठीक है, परसों जब फ्राइडे था, ध्यान से समझिएगा, परसों फ्राइडे था, तो आगे आपसे पूछ रहा है तो आगामी परसों के बाद, आगामी परसों यानी कि ये कल, आने वाला कल, और ये हमारा परसों, आगामी परसों के कितने बाद, तीसरा दिन, यानी कि 1, 2 और ये आपका तीसरा दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा दिन ये आपका कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये हम पहले गिन लेते हैं कि यहाँ पे आपको पता है फ्रेंड्स कि जो दिन होता है उसका 8वां दिन रिपीट होता है। तो अगर ये 8वां दिन होगा तो पहले देख लेते हैं कि इसके नज़दीक कौन सा दिन, कितना दिन आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बहुत ही सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अगर आपको पता है कि जो फ्राइडे ये होगा तो इसका 8वां दिन फिर से वो रिपीट होता है, तो ये कह सकते हैं कि ये आपका जो पूछ रहा था वो भी आपका फ्राइडे ही होगा। तो कह सकते हैं राइट आंसर क्या, शुक्रवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 हो रहा है, यानी कि 4:30 बज रहा है। यदि मिनट की सुई पूर्व की तरफ हो तो आपको बताना है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास घड़ी है और आपको ये पता है 3, 4 और ये 5 और आपका यहाँ पे 6 बजता है। तो कह सकते हैं फ्रेंड 4:30 बज रहा है, तो हमारा जो मिनट का सुई होगा वो तो एग्जैक्टली 6 के ऊपर होगा। ठीक है, मिनट का सुई 6 के ऊपर होगा, और यहाँ पे जो हमारा घंटे का सुई होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो डायरेक्शन होता है कुछ इस तरह से होता है, डायरेक्शन आपका पता है डायरेक्शन। तो ये कह सकते हैं ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ, जो राइट हैंड होता है वो ईस्ट, और लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट। तो अब ये कह रहा था कि जो घंटे की सुई है वो क्या कर रहा है कि वो नॉर्थ की तरफ को इंगित करता है, यानी कि पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ बता रहा था ना, तो पूर्व की तरफ यानी कि ईस्ट को डिनोट करता है, ई को हम इसको सूचित करते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि मिनट की सुई क्या होगी। तो आप ये बताएं फ्रेंड्स कि मिनट की सुई अगर आप इस तरह से देखो तो हमारा नॉर्थ कहाँ पे होगा, नॉर्थ यहाँ पे होगा। क्लियर, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपका उत्तर पूरब होगा कि नहीं, उत्तर और पूरब। तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो घंटे की सुई होगी वो क्या होगा, उत्तर पूरब, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किया हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर निकालना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न कुछ किस तरह से किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को रोक करके खुद से कोशिश कर लिया होगा कि कैसे करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 44 लिखा गया, तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि कितना डिफरेंस है, दोनों का अंतर 4 है। 4 के अंतर में 11 से गुना किया गया, आप ये कह सकते हैं कि 44। ठीक है, बीच में लिखा गया। उसी तरह से इन दोनों का अंतर देखिए कितना है,
ये मत देखिएगा कि माइनस प्लस में ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंतर देखना है। तो 23 और 28 का अंतर कितना होता है? 5 का। 5 का 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 55, बिल्कुल करेक्ट होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। 39 और 37 का अंतर कितना होगा? 2 का अंतर होगा। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो चलिए इसको पूर्व की तरफ पहले भेजते हैं। 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ ये जाता है 9 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इधर जाता है। उसके बाद ये कह रहा है कि और उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है। 12 किलोमीटर नीचे की तरफ आता है, दक्षिण में 12 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये बताना फ्रेंड्स उसके प्रारंभ से लेकर के उसके अंतिम बिंदु तक पहुँचने के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम सिंपल सा ये कर सकते हैं फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या कहता है कि आप मान लीजिए कि ये ए है और ये बी, ये सी है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर यानी कि फ्रेंड्स हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, कुछ करना नहीं है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 81, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो 9 और 81 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 225। तो 225 यानी कि फ्रेंड्स किसका होता है? 15 का होता है। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे जो होगा 15 होगा। चाहो तो आप इस ट्रिपलेट को भी याद रख सकते हो, 9 12 15, ये आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। क्लियर? उसे जिस तरह से होता है 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। क्लियर? उसी तरह से 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। उसी तरह से एक और ट्रिपलेट क्या होता है? 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। तो ये सारे ट्रिपलेट अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो काफ़ी इजीली होता है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी टाइप के पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोकिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।